हेलो दोस्तों, आज फिर से एक मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ दोस्तों, जिसका नाम है शब्दम। यह एक साइकोलॉजी थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है शब्दम। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं केरल के एक मेडिकल कैंपस को, जहाँ पर ये कहानी स्टार्ट होती है। कहानी के स्टार्टिंग में हम फोर्थ ईयर स्टूडेंट श्वेता को देखते हैं, जो कॉलेज के बिल्डिंग के छत पर खड़ी है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा है। उसे बहुत भयानक चमगादड़ों की आवाज आने लगती है और वो आखिरकार छत से कूद जाती है। दरअसल ये जो सीन है वो अवंतिका यानी इसी कॉलेज की टीचर सपने में देख रही थी। वो अचानक डर कर उठ जाती है। तभी कैंपस में उसे बच्चों का शोर सुनाई देता है। वो शोर सुनकर खिड़की के पास आकर नीचे झांकती है, तो ये अभी जो सीन उसने सपने में देखा वो सच हो गया था। यानी श्वेता सच में कॉलेज की छत से कूद गई थी। तभी स्टाफ रूम में हम देखते हैं यहाँ कॉलेज का हेड स्टाफ जो डीन है वो स्टाफ को समझा रहा था कि कॉलेज के टॉयलेट में राहुल नाम के एक स्टूडेंट्स ने भी सुसाइड कर ली। वो भी फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था और श्वेता का अच्छा दोस्त भी था। आखिर ये क्या हो रहा है कॉलेज में? अगर मीडिया वालों ने ये बात भूत प्रेत से जोड़ दी तो कॉलेज की बदनामी हो जाएगी, ऐसा डीन सब लोगों को कहता है। और डीन कहता है, आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे बता दो। तभी कॉलेज का एक टीचर कहता है कि हमें किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं मुंबई शहर में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रोहन को। वो एक घर में आया था जहां कुछ दिनों पहले एक छोटी सी बच्ची दिया की डेथ हो गई थी। यहाँ रोहन अपने यंत्रों से दिया की स्पीड से बात करने लगता है। दिया की आत्मा पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, पर रोहन उसे बहुत प्यार से बातें करता है। तब दिया की आत्मा कहती है, मेरे माँ पापा मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि उन्होंने मेरा सबसे प्यारा टॉय घर के बाहर फेंक दिया है। ये सुन दिया के पापा से रोहन टॉय के बारे में बात करता है। तब दिया के पापा उस टॉय को घर में ले आते हैं और यहाँ दिया की आत्मा मुक्त हो जाती है। अब रोहन डायरेक्ट होली मेरी मेडिकल कैंपस में आ जाता है। यहाँ डीन से बातें करता है, तो डीन की बातों से लगता है उसे पूरा यकीन था कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस और स्टडी के कारण सुसाइड कर रहे हैं। डीन रोहन से कहता है, मैं तुम्हें 10 दिन देता हूँ। अगर कुछ यहाँ भूत प्रेत है तो उसे भगाओ, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये जाहिर कर दो, ताकि हमें क्लीन चिट मिल जाए और हमारा कॉलेज बदनाम जो हो रहा है उससे बच जाए। रोहन कहता है, हाँ मैं देखूंगा। रिसर्च के बाद जो भी सच है वह मैं आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं कॉलेज के पियून आरोग्यम को। वो अब अगले 10 दिनों तक रोहन का असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाला था। वो यहाँ का सबसे पुराना पियून था। रोहन के रहने की व्यवस्था भी वो ही करने वाला था। अब रोहन उसे श्वेता के सुसाइड का स्पॉट दिखाने कहता है। आरोग्यम रोहन को उस जगह पर लाता है और यहाँ रोहन को चर्च बेल की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन चर्च बेल को सुनता है। रोहन श्वेता जहाँ गिरी थी उस जगह को देखने लगता है। अब वो श्वेता के क्लासमेट और दोस्तों से मिलने क्लासरूम में चला जाता है। यहाँ श्वेता के सारे क्लासमेट कहते हैं कि श्वेता बहुत ज़्यादा खुश मिजाज थी। वो हमेशा हंसती खेलती थी, उसे किसी बात का टेंशन नहीं था। पता नहीं पिछले 8 दिनों से वो एकदम से शांत हो गई थी, किसी से भी बातें नहीं करती थी। स्टडी में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। कोई थोड़ी जोर से बात भी कर दे तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। और ये सब हो गया। रोहन सबकी बातें सुनकर वहाँ आ जाता है जहाँ श्वेता रोज बैठती थी। उसने स्टडी टेबल पर एक सिंबल बनाया था। ये अलग ही सिंबल था। रोहन उसे गौर से देखता है। अब यहाँ रोहन अवंतिका से मिलने आ जाता है। अवंतिका न्यूरोलॉजी की टीचर थी, पर जब से श्वेता के साथ वो हुआ उसने क्लास लेना ही बंद किया था। श्वेता के मौत के बाद अवंतिका भी एकदम से साइलेंट हो गई थी, क्लास भी अटेंड नहीं कर रही थी।
रोहन को ये बात अजीब लगती है। रोहन अवंतिका से सवाल करता है तो अवंतिका ठीक से उसे जवाब नहीं देती, क्योंकि उसका मानना था ये सब फालतू है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और अवंतिका ये भी कहती है कि मैं कुछ थीसिस लिख रही हूँ, उसी में बिजी हूँ और थोड़ी डिस्टर्ब भी, इसीलिए क्लास नहीं ले रही हूँ। रोहन अवंतिका को भी शक की नज़र से देखता हुआ वहां से चला जाता है। अब रोहन आरोग्यम को लेकर पुलिस स्टेशन आता है। वो कहता है, मुझे राहुल और श्वेता की डेड बॉडी देखनी है, जो अभी अभी मशहूर में रखी हुई है। वो दोनों की फाइल चेक करने की परमिशन मांगता है। तब पुलिस वाला रोहन रोहन के काम का मजाक उड़ाने लगता है, पर यहाँ रोहन खुद उस पुलिस वाले की बोलती बंद कर देता है। अब वो श्वेता और राहुल की फाइल चेक करता है। यहाँ दोनों की सुसाइड अलग थी, पर मरने के बाद उनके जो सिम्टम्स थे वो सेम दिख रहे थे। जैसे एक सिम्टम्स था कान से खून आना। श्वेता के कान से खून आना तो नॉर्मल बात थी, पर राहुल के भी कानों से खून आया था। ये बात रोहन को थोड़ी अजीब लगी। अब रोहन मजदूरी जाकर दोनों की लाशें देखता है। लाशें देख वो चौंक जाता है, क्योंकि मर्चुरिन में टेम्परेचर और केमिकल के साथ भी लाशें बहुत जल्दी डिकम्पोज हो रही थी। तभी रोहन देखता है राहुल के हाथों में वही सिंबल था जो श्वेता ने डेस्क पर निकाला था। यहाँ रोहन समझ जाता है कि इनके मौत के पीछे कुछ तो राज है। और तभी डॉक्टर कहता है, ये दो लाशें अजीब है, इनकी पोजीशन बदलती रहती है, केमिकल में भी इतनी जल्दी डिकम्पोज हो रही है। अब ये लोग बाहर आते हैं। तभी हम राहुल की बॉडी को देखते हैं, जिसका हाथ हिल रहा था। ये कैसे मुमकिन था? दूसरी ओर अवंतिका को हम देखते हैं, जहां वो नहा रही थी, पर उसे भी वही चमगादड़ों की आवाज़ें आने लगती है, पर अवंतिका उस आवाज़ को इग्नोर करती है। यहाँ रोहन आरोग्यम के साथ अपने टेक्निकल यंत्रों से भूत प्रेत ढूंढने में मदद मांगता है। यहाँ भूत प्रेत उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो अपने यंत्र बाजू में रख देता है और कहता है, अब गर्ल्स हॉस्टल में जाने की बारी है। वहाँ कैमरा लगाकर वो आरोग्यम को फुटेज पर ध्यान देने कहकर खुद गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच जाता है। इधर वो भूत प्रेत अपने यंत्रों में ढूंढ रहा था, पर कुछ नहीं दिखता। तभी आरोग्यम को फुटेज में एक भूतनी दिखती है। वो काफ़ी डर जाता है। तब यहाँ जैसे ही वो चुड़ैल रोहन के पास आती है, रोहन खींचकर उसे एक चाटा मार देता है। दरअसल ये कोई भूत नहीं, हॉस्टल की एक लड़की थी, जो अवंतिका के कहने पर रोहन को डराने आई थी। अवंतिका को लग रहा था रोहन फालतू के काम कर रहा है, उसे भूत प्रेत दिखेगा तो वो खुद भाग जाएगा। यहाँ रोहन कहता है, अवंतिका तुम मुझे यूं डिस्टर्ब मत करो, मेरी मदद नहीं करो तो चलेगा, पर टाइम वेस्ट भी मत करो। इतना कह रोहन वहां से चला जाता है। यंत्र लेकर वो हॉस्टल में घूम रहा था। जब वो अवंतिका के रूम के पास आता है तो मशीन एक्टिव हो जाती है। रोहन अवंतिका से कहता है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, पर वो कहती है, मैं नहीं करूँगी। रोहन भी उसे इग्नोर मारता है और चला जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं अवंतिका सो रही थी। तभी उसकी उंगलियां अचानक हिलने लगती है। ऐसा लगता है मानो उसका हाथ कोई पकड़ रहा हो, पर वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरी ओर रोहन श्वेता के फ़ोन को चेक करता है। यहाँ रोहन को एक अलग ही फोटोग्राफ मिलती है, जो फोटो उन्होंने फिल्टर से खींची थी। यहाँ श्वेता, राहुल और दीपिका नाम की एक लड़की थी। ये फिल्टर तीनों के अलावा किसी चौथी जगह पर भी लग रहा था। फोटो में गौर से देखने पर वहाँ कोई नहीं दिखता, पर वो फिल्टर तो वहाँ पर लग गया था। यानी इन तीनों के अलावा कोई चौथा भी वहाँ पर मौजूद था। अब रोहन उस फोटो को देखकर कहता है, ये जो लड़की है इस फोटो में, दीपिका, तो यह अगला नंबर इसका हो सकता है, यानी वो शिकार बन सकती है। अब वो दीपिका के बारे में जानने के लिए अवंतिका के पास आता है। अवंतिका दीपिका को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। उसके बाद वो सोचती है आज वो राकेश के साथ होगी। राकेश दीपिका का बॉयफ्रेंड था, उसका भी कॉल नहीं लग रहा था। अब यहाँ रोहन नोटिस करता है अवंतिका बात करते करते कुछ ड्रॉ कर रही थी।
राकेश का एड्रेस ढूंढकर रोहन राकेश के फ्लैट पर आ जाता है। तो यहाँ पता चलता है राकेश और दीपिका कहीं बाहर घूमने गए हैं। पर यहाँ राकेश के रूम में भी एक ईयर ड्रॉप मिलता है। अब ये ड्रॉप लेकर डॉक्टर के पास रोहन आ जाता है। ये डॉक्टर दीपिका का इलाज कर रहा था। उसी ने ये दवा दीपिका को दी थी। डॉक्टर कहता है, मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, पर ये दीपिका अलग ही है। वो बहुत ज़्यादा पागलपन करती है। कहती है एक साथ हजारों चमगादड़ों की आवाज़ उसके कानों में घूमते रहती है। कहती है आवाज़ इतनी गहरी रहती है कि वो उसे सुनकर बेहोश हो जाती थी। रोहन को समझ जाता है कि दीपिका ही अगला शिकार है। वो डीन के पास आकर कहता है, दीपिका की मिसिंग कंप्लेन कर दो। डीन कहता है, पागल हो क्या? पहले ही मीडिया ने फैलाया है कि यहाँ भूत प्रेत है। हमारे कॉलेज को बंद करवाने आए हो या न क्या तुम? अब रोहन चमगादड़ों पर कुछ बातें रिसर्च करता है। वो रिसर्च कर रहा था, तभी अवंतिका रोहन को कॉल कर कर कहती है, दीपिका के बारे में कुछ पता चला या नहीं? रोहन कहता है, नहीं। यहाँ अवंतिका के बारे में एक बात पता चलती है। दरअसल वो रोहन से जितना खटक कर बात कर रही थी, वैसी वो रियल में थी नहीं। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो बहुत डरी सहमी में रह रही थी। रोहन से वो कहती है, तुमने जब मुझे मोबाइल बंद करने कहा था तो मैंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया था। ये सुन रोहन कहता है, पर मशीन्स तो एक्टिव थी, वो सिग्नल दे रही थी। अब रोहन समझ जाता है कि अवंतिका के कमरे में ही कुछ तो था। रोहन कहता है, तुम मुझे कल मिलो। अब रात में राकेश दीपिका को ड्रॉप करता है। यहाँ गार्ड तुरंत ये बात रोहन को कॉल कर कर बता देता है। रोहन अब गर्ल्स हॉस्टल की ओर आता है। यहाँ इधर थोड़ी दूर चलते ही दीपिका को फिर से चमगादड़ों की बहुत तेज आवाज़ कान में घूमने लगती है। उसके हाथों पर भी वही सिंबल बनता है जो राहुल के हाथ पर था। इधर अवंतिका को भी सपना आता है कि कोई सुसाइड कर रहा है। ये देख वो बहुत डर जाती है। जब रोहन हॉस्टल में जाने लगता है, तभी एक पेड़ पर दीपिका की लाश दिखती है, यानी उसने भी सुसाइड कर ली थी। ये देख रोहन और ज़्यादा परेशान होता है। अवंतिका के साथ भी कुछ अजीब था। यहाँ ये समझ आता है। रोहन दीपिका के लाश को देखता है। उसके हाथ में सेम वही सिंबल था। रोहन को याद आता है अवंतिका भी उसी दिन इसी सिंबल को ड्रॉ कर रही थी। यहाँ रोहन को एक बार फिर से वही चर्च की बेल सुनाई देती है जो पास ही के लाइब्रेरी से आ रही थी। रोहन आरोग्यम से कहता है, ये बिल्डिंग कॉलेज के कैंपस में ही आती है ना? आरोग्यम कहता है, हाँ, इसमें पुरानी लाइब्रेरी है। यहाँ आकर रोहन सब चेक करता है। तब पता चलता है कि दीपिका, श्वेता और राहुल की वो सेल्फी यहीं खींची गई थी। तब वहाँ का गार्ड कहता है, इस लाइब्रेरी में कोई आता नहीं, यहाँ कुछ सीनियर्स नशा करने आते हैं। मुझे कुछ पैसे देकर वो नशा कर कर चले जाते हैं। राहुल, श्वेता और दीपिका हमेशा यहाँ नशा करने आते हैं और अवंतिका मैम यहाँ पढ़ने आती है। कुछ पुराने किताबों पर रिसर्च करती रहती है। रोहन को अब 100% लगता है कि यही कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अवंतिका के साथ कुछ तो गलत था। उसके रूम के बाहर मशीन एक्टिव हुई थी। अब वो अवंतिका से मिलने जाता है। यहाँ अवंतिका रोहन से कुछ भी सच नहीं कहती। रोहन देखता है अवंतिका के हाथों पर निशान थे, ऐसे मारने पीटने के निशान थे, पर अवंतिका के साथ क्या था ये अब रोहन को खुद पता नहीं था। बहुत पूछने के बाद भी अवंतिका कुछ बताने को तैयार नहीं थी। रोहन उसे इतना भी कहता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा भयानक हो, उससे पहले तुम मुझसे शेयर कर दो। तुम्हें ज़्यादा हार्म करे उससे पहले कुछ तो कदम उठाओ। अवंतिका वहाँ से निकल जाती है। इधर रोहन लाइब्रेरी में आता है। वहाँ वो सारे मशीन्स फिट करता है। उसे लग रहा था यहीं पर आत्मा का ठिकाना है। उसके साथ कुछ और स्टूडेंट्स, आरोग्यम भी था। यहाँ अवंतिका आ जाती है और रोहन से कहती है, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं क्या मदद करूँ? तब रोहन कहता है, तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। यहाँ वो अवंतिका को एक चेयर से बांधता है
उस पर दिमाग पड़ सके ऐसे यंत्र उस पर फिट करता है, जिससे अवंतिका थोड़ी पैनिक हो जाती है। वो खुद को छोड़ने के लिए कहती है, पर यहाँ रोहन उसे पेंडुलम को देखने कहता है और अब अवंतिका शांत होती है। यहाँ वो उससे सवाल पूछने लगता है। तब पता चलता है यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 42 आत्माएं थी। उनकी आवाज़ें भी मशीन में कैद हो रही थी। अवंतिका जो बोल रही थी वो आत्मा उसे डिस्टर्ब कर रही थी। तभी एक आत्मा मशीन में दिखने लगती है। वो अवंतिका को हार्म करने आई थी। वो आत्मा अवंतिका को कई बार चेयर से उठाकर पटकने लगती है। यहाँ सब लोग डर गए थे। अवंतिका की हालत खराब हो गई थी। उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डीन से रोहन बात करता है कि लाइब्रेरी में आत्माएं हैं। तब डीन कहता है, आत्मा तुम्हारे दिमाग में है और उस अवंतिका के। तुम दोनों मेरे कैंपस को बदनाम मत करो, निकल जाओ यहाँ से। ये सुन रोहन हॉस्टल के गेस्ट रूम में वापस आता है। यहाँ जो ऑडियो रिकॉर्ड हुए थे उनको सुनने की कोशिश करता है। उसे कुछ समझता नहीं। वो अपने एक दोस्त दीपक को ये ऑडियोज भेज देता है। यहाँ रोहन ऑडियो सुन नहीं पा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे वही चर्च बेल की आवाज़ आती है। वो आरोग्यम को बुलाकर पूछता है, यहाँ पास में कोई चर्च है क्या? तब आरोग्यम कहता है, यहाँ दूर दूर तक कोई चर्च नहीं है। रोहन कहता है, पर चर्च बेल की आवाज़ तो आती रहती है। आरोग्यम कहता है, जब चर्च ही नहीं है तो चर्च बेल कहाँ से सुनाई देगी? ये बात सुन रोहन को थोड़ा अजीब लगता है। वो जब से यहाँ आया था तब से उसे हर बार चर्च बेल की आवाज़ सुनाई देती थी। तभी दीपक रोहन को कॉल कर कर कहता है, जो लाइब्रेरी है वो पहले एक चर्च थी, क्योंकि उसकी बनावट चर्च की तरह है। ये बात रोहन भी नोटिस करता है और सोचता है, मैं जब से यहाँ आया तब से मुझे चर्च बेल सुनाई दे रही है। यानी यहाँ की आत्माएं मुझसे संपर्क करना चाहती है। वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है कि उनसे कांटेक्ट कैसे करें। वो एक मेटल पर कुछ रेत डालकर फ्रीक्वेंसी बनाने लगता है। तब तक एक नंबर मीटर पर दिखता है, 444। वो गूगल पर सर्च कर कर उन आत्माओं से कांटेक्ट करने की तैयारी करता है। तब उसे समझता है इस फ्रीक्वेंसी को गॉड फ्रीक्वेंसी कहते हैं या कोई हार्मोनी फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तब वो उससे एक म्यूज़िक बनाने का सोचता है। वो म्यूज़िक से नफ़रत करता था। यहाँ दीपक का उसे कॉल आता है। दीपक कहता है, इन आत्माओं से बात करने के लिए म्यूज़िक ही एक ज़रिया है। तो तुम एक म्यूज़िक बनाओ, तुम म्यूज़िक में एक्सपर्ट हो। रोहन म्यूज़िक का जानकार था, पर वो अभी पर्सनल रीज़न की वजह से म्यूज़िक से नफ़रत करता था। दीपक कहता है, पर्सनल रीज़न साइड में रख कर इस केस पर फोकस कर। यहाँ उस ऑडियो से जो जो क्लिप मिलती है उससे वो म्यूज़िक तैयार करता है। और अब रोहन म्यूज़िक तैयार कर कर पास ही के एक चर्च में आकर फादर से बात करता है। फादर से कहता है, फादर ये म्यूज़िक चर्च में कब बजता है? रोहन को फादर कहता है, ये म्यूज़िक चर्च का है ही नहीं। फादर उसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, पर जब रोहन कहता है, मैं होली मेडिकल कैंपस से आया हूँ, तो फादर उसे चिल्लाकर वहाँ से जाने को कह देता है। यानी इस फादर को भी कुछ तो पता था, पर वो छुपा रहा था। यहाँ रोहन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो इस म्यूज़िक को गाड़ी में प्ले करता है। तभी वो गाड़ी खुद ब खुद उसे रास्ता दिखाने लगती है। रोहन अब उसी रास्ते को फॉलो करते करते एक जगह पर आ जाता है। यहाँ एक कैफीन बनाने वाला था। यहाँ कैफीन बनाने वाले को रोहन पूछता है। तब वो कहता है, हाँ 34 साल पहले यहाँ एक चर्च था जहाँ अभी लाइब्रेरी है। उसके ट्रस्टी थे मिस्टर डैनियल। उनकी बीवी डायना इस चर्च को संभालती थी। यहाँ एक दिन चर्च में किसी ने एक मेंटली डिस्टर्ब बच्चे को लाकर छोड़ दिया था। यहाँ डायना ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया था और उसे बहुत अच्छे से संभाला था। धीरे धीरे ऐसे स्पेशल चाइल्ड यहाँ आने लगे। ऐसे ही पूरे 42 स्पेशल चाइल्ड थे
जिन्हें डायना बहुत प्यार से संभालने लगी थी। उनको बहुत प्यार से देखभाल करती थी। इन बच्चों को संभालते संभालते वो डायना से मदर डायना बन गई थी। हर तरफ लोग उसकी तारीफ करते थे। डायना ने ही ये म्यूजिक कंपोज किया था। इस म्यूजिक के जरिए वो बच्चों से कांटेक्ट करती थी। यहाँ पर ये सारे बच्चे खुश थे। वो भी म्यूजिक बजाते थे। पर एक दिन अचानक कॉलेरा की वजह से ये सारे बच्चे मर गए, जिससे डायना को बहुत बड़ा शौक लगा। वो तो वो तो पागल सी हो गई। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। उसे कुछ नहीं अच्छा लगता था। तभी कैफीन बनाने वाला कहता है, उन मासूमों के लिए मैंने ही कैफीन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए थे। कैफीन वाला रोहन को एक जगह ले आता है। कहता है, उन बच्चों को यहीं दफनाया है। देखो यही कब्रें हैं उन मासूमों की। यहाँ रोहन कहता है, सब बच्चे कॉलेरा से एक ही दिन कैसे मर सकते हैं? मुझे इनकी लाशें पोस्टमार्टम को ले जाना होगा। कैफीन वाला कहता है, नहीं नहीं साहब, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ रोहन सोच में पड़ जाता है कि 42 बच्चे एक ही दिन कॉलेरा की वजह से कैसे मर सकते हैं। इनकी मौत के पीछे कोई ना कोई राज होगा। अब रोहन वापस गेस्ट रूम में आ जाता। यहाँ रोहन आरोग्यम से पूछता है कि डॉक्टर डैनियल कहाँ है। तब आरोग्यम कहता है, वो 4-5 साल में एक बार ही यहाँ आते हैं। अब रोहन को और एक बात पता चलती है कि वो बच्चों की आत्माएं अभी अभी एक्टिव हुई है। आखिर वो अभी क्यों एक्टिव हुई और कैसे एक्टिव हुई, ये पता नहीं था। अब यहाँ रोहन अवंतिका से मिलने हॉस्पिटल आता है। वो यहाँ सब सच सच बता देता है, वो बच्चे, उनकी डेथ और वो डाउट। तभी वो अवंतिका से कहता है कि मैं म्यूज़िक से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि मैं जब छोटा था मेरी माँ बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाती थी। वो मुझे भी म्यूज़िक सिखाती थी। मैं भी म्यूज़िक में एक्सपर्ट बन गया था, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता था। पर एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई। मेरे पापा ने माँ की देखभाल करने के लिए मुझे कहा। मैं माँ की देखभाल करता, पर एक दिन मैं म्यूज़िक सुनने में बहुत व्यस्त था। मैं कमरे में म्यूज़िक सुनने लगा। उसमें इतना बिजी हो गया कि इधर मेरी माँ की ऑक्सीजन ख़त्म हुई। वो मुझे आवाज़ें देती रही और मैं म्यूज़िक में दंग था। मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई। तब से मैं खुद को इसका ज़िम्मेदार समझता हूँ। मेरी माँ मेरी म्यूज़िक की वजह से मारी गई, इसीलिए मैं म्यूज़िक से नफ़रत करता हूँ। ये सुन अवंतिका रोहन को संभालती है। आज ये दोनों भी बहुत अकेले थे। अवंतिका से वो कहता है, मैं मेरी माँ की वजह से ही इस काम में आया हूँ। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। यहाँ हम देखते हैं एक श्रीलंकाई शीमेन को, यानी तांत्रिक को। उसे देख ऐसा लगता है मानो उन चमगादड़ों को यही कंट्रोल कर रही हो। यहाँ अवंतिका के पास भी आज रोहन रुकने वाला था, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। इधर उस कैफीन वाले को भी रोहन की बात समझती है कि 42 बच्चे एक ही दिन कैसे मर सकते हैं। कुछ तो गड़बड़ थी। और यहाँ जो रोहन था उसका इरादा भी उसे नेक लगता है। अब कैफीन वाला एक बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का सोचता है। वो एक कब्र खोदता है तो चौंक जाता है। वहाँ किसी बच्चे की लाश थी ही नहीं, बल्कि एक कांच की बोतल थी। यहाँ ये समझता है कि इन बच्चों के साथ कुछ तो ब्लैक मैजिक हुआ था। यहाँ तभी उस कैफीन बनाने वाले को चमगादड़ों की आवाज़ें आने लगती है और कोई उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में अवंतिका को देखते हैं। अवंतिका को एक विजन आ रहा था, जहाँ 2 महीने पहले उसने जिस लेडीज पेशेंट को संभाला रहा था वो ही उसे बार बार दिख रही थी। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। रोहन इसे समझने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझता नहीं। वो इस ऑडियो को दीपक को भेज देता है। यहाँ जब अवंतिका होश में आती है तो कहती है, मैं जिस लेडी पेशेंट का इलाज कर रही थी वो अभी यहीं आईसीयू रूम में है, ऐसा मुझे विजन आया है। यहाँ अब वो लोग उस औरत को ढूंढने लगते हैं। इस औरत का नाम जेनिफर था।
पर यहाँ आकर जब ये देखते हैं तो उन्हें समझता है ये औरत जेनिफर नहीं डायना थी। डायना पिछले 20 साल से आईसीयू में थी, पर उसका नाम क्यों बदल गया था? लोगों को इसकी असलियत क्यों नहीं बताई गई? 2 महीने पहले इसको अचानक होश आया था। तब यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने इसे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया था। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दीपिका, श्वेता और राहुल ये तीनों डायना की देखभाल के लिए रुके थे, पर वो लोग डायना को बहुत भला बुरा कह रहे थे। वो उसे कह रहे थे कि ये ऐसे भी धरती पर बोझ है, और ये लोग नशे में थे तो इन लोगों ने डायना को बहुत सारे एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दे दिए थे, इसलिए शायद उन 42 बच्चों की आत्मा एक्टिव हो गई थी। यहाँ रोशन को लगता है डायना अभी जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। रोशन डायना के बॉडी पर लगी इंस्ट्रूमेंट्स निकालने लगता है। अवंतिका उसे रोकने लगती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आकर रोशन को मारने लगता है और बेहोश करता है। अब रोशन को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है जेनिफर को मारने के इल्ज़ाम में, पर यहाँ वो पुलिस रोहन की बात सुनता ही नहीं। रोहन पर उसका पहले ही गुस्सा था। यहाँ वो रोहन को बहुत टॉर्चर करता है। तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज़ उस पुलिस वाले के कानों में गूंजने लगती है, और वो आवाज़ इतनी गहरी होती है कि पुलिस वाले के कानों के पर्दे फट जाते हैं। उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ आरोग्यम को लेकर रोहन कैफीन वाले के पास आ जाता है, पर यहाँ कैफीन वाला मर चुका था, ये उसे पता चलता है। वहीं पास में वो कांच की जार भी उसे दिखती है। रोहन जार देखकर समझ जाता है। यहाँ जार को लेकर वो अपने गाड़ी से जाने लगता है। तभी बहुत सारे चमगादड़ उसकी गाड़ी पर हमला करते हैं। रोहन के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कार वहीं पर जल जाती है। उसमें वो कांच की बोतल भी थी। दूसरी ओर वहीं श्रीलंकन सीमेन को हम देखते हैं। ऐसा लगता है मानो उसी ने कुछ किया है। वो इस बात को उजागर होने नहीं देना चाहती, इसीलिए उसने उस जार को ख़त्म कर दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं डीन को, जिसे डैनियल को यहाँ बुलाने के लिए कोई टॉर्चर कर रहा था। डीन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाता है। वो कहता है डैनियल अब विदेश में ही शिफ्ट हो गया है, ऐसा वो अब यहाँ पर नहीं आ सकता। मेरी मौत पर ही वो आ जाए। डैनियल को यहाँ बुलाने के लिए डीन को मारना है एक ही जरिया था। यहाँ डीन के कानों में भी वही आवाज़ गूंजने लगती है और किसी अनजान शक्ति की वहाँ मौजूदगी भी हमें दिखती है। और तभी डीन भी मर जाता है। तभी डैनियल की यहाँ एंट्री होती है। डैनियल को डायना के बारे में पूछा जाता है तो वो उसी लेडी जेनिफर के पास जाता है जो आईसीयू में थी। यानी डैनियल को पता था कि ये डायना है, पर यहाँ वो जिंदा थी। ये जेनिफर डायना है, ये राज क्यों रखा गया? ये बात समझती नहीं। डायना को जब रोहन ने देखा तब उसने उसे मरा समझा था, क्योंकि ये सच भी था। दरअसल ये डायना की आत्मा उसके शरीर में थी ही नहीं। पिछले 2 महीने से वो उस चर्च में थी, यानी वो मरी नहीं थी और उसकी आत्मा उसके शरीर में भी थी नहीं। वो उन मरे बच्चों के साथ चर्च में रहती थी जहाँ बच्चों की आत्माएं थी। उन बच्चों के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। इसी का बदला लेने डायना की जीने की आशा ख़त्म नहीं हो रही थी। इतने सालों से वो कोमा में थी और जब उसे होश आया तो उसकी आत्मा यहाँ पर चली आई। ये बात बहुत अजीब थी। यहाँ डैनियल जब डायना को देखने आता है तो यहाँ वो जिंदा थी पर होश में नहीं थी। यहाँ अब ये जो
एनेस्थेसिया देने वाला डॉक्टर था वो यहाँ एनेस्थेसिया देता है। डैनियल भी देखता है कि डॉक्टर डायना को एनेस्थेसिया दे रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। डैनियल कहता है, मुझे लगता है डायना को अभी तकलीफ ना दे, उसे मुक्त करना चाहिए। डैनियल के जाने के बाद यहाँ पर डॉक्टर डायना के रूम में आता है और तभी उसे डॉक्टर यन डैनियल का कॉल आता है, जिसके कहने पर ही ये डॉक्टर डायना को एनेस्थेसिया देता था। यहाँ डैनियल ये डायना का पति नहीं था, बल्कि लेडी डैनियल थी। यहाँ डॉक्टर उसे एनेस्थेसिया देने जाता है, तभी उसे डायना का ही कॉल आता है। ये देख डॉक्टर बहुत डर जाता है और कॉल पर उसे वही म्यूजिक सुनाई दे रहा था। डॉक्टर भी यहाँ मर जाता है, यानी बच्चों और डायना की आत्मा ने इस डॉक्टर को मार दिया था। अब यहाँ जो डायना का पति था डॉक्टर डैनियल, उसको भी एक इंसान पर शक होता है। वो घर आकर डैनियल मतलब लेडी डैनियल की बुक पढ़ने लगता है। ये जो लेडी डैनियल थी दरअसल इस डैनियल की पत्नी थी। यहाँ लेडी डैनियल यानी नैन्सी डायना से जलती थी। डायना से डॉक्टर डैनियल ज़्यादा प्यार करते थे। उसी के साथ डायना इस स्पेशल चाइल्ड की वजह से मदर डायना बन गई थी। डायना की हर तरफ तारीफ हो रही थी। ये देख लेडी डैनियल यानी नैन्सी बहुत ज़्यादा जलती थी और उसने चर्च में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था। लेडी डैनियल एक डॉक्टर थी, वो हाई फ्रीक्वेंसी पर रिसर्च कर रही थी। डायना की गैर मौजूदगी में वो चर्च जाकर बच्चों पर रिसर्च करती। उसने इन मासूम बच्चों को रिसर्च कैट की तरह यूज़ करा था। बच्चों को बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ देती थी। बच्चे लेडी डैनियल से बहुत डरते थे। एक दिन हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से बच्चे मर गए थे। ये बात डायना को भी पता चल जाती है। वो कुछ एक्शन लेती उसके पहले नैन्सी ने डायना पर हमला कर दिया था, जिससे डायना मरे नहीं बल्कि कोमा में चली गई थी। यहाँ लेडी डैनियल यानी नैन्सी बुरी तरह डर गई थी। उसने ही डैनियल को भी कहा कि बच्चे कॉलेरा की वजह से मर गए और सारे सबूत नैन्सी ने मिटा दिए थे और उसी के सदमे में डायना कोमा में चली गई, ये भी उसे समझाया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं डॉक्टर डैनियल को, जो ये सब सुन रहा था। नैन्सी एक जहरीला इंजेक्शन डैनियल को देती है और कहती है, डायना से बहुत प्यार था ना, तो मरो, वो भी जल्द ही मरने वाली है। यहाँ ये समझता है कि नैन्सी दरअसल काले जादू पर भी विश्वास रखती थी। वो उन बच्चों को मारकर बहुत डर गई थी, कहीं उनकी आत्मा उसके पीछे ना पड़ जाए। इसी डर की वजह से वो एक शीमन के पास गई थी। डायना को अगर वो शीमन ने उसे कहा था कि डायना को अगर मारोगी तो वो उन बच्चों के साथ मिलकर तुम्हें ख़त्म कर देगी, उसे कोमा में ही रहने दो। इसीलिए नैन्सी ना डायना को मारती थी ना जिंदा रहने देती थी। वो डॉक्टर की मदद से उसे बार बार एनेस्थीसिया देकर बेहोश रखती थी। ये जो होली मेडिकल कैंपस था उसी के ये 3 स्टूडेंट्स इस डॉक्टर के साथ काम करते थे। ये स्टूडेंट्स थे दीपिका, राहुल और श्वेता। इन्होंने ही उस दिन डायना को सताया था, उसे बहुत सारे एनेस्थीसिया दे दिए थे। वो जाग गई थी, फिर भी इन लोगों ने उसे फिर से कोमा में वापस भेज दिया था। ये सब उन बच्चों की आत्माएं देख रही थी, इसीलिए उस बच्चों की आत्मा ने उन तीनों को मार दिया। शीमन ने वो कांच की बाटली में चमगादड़ पर जादू कर कर रख दिया था। ये चमगादड़ कोई भी उन लाश को ढूंढने आता तो उसे मार देते थे। यहाँ रोहन को बचाने के लिए ये बच्चे आगे आते थे। दरअसल अवंतिका की ट्रीटमेंट की वजह से ही डायना होश में आई थी, इसीलिए ये बच्चों की आत्मा उसके पीछे थी। यहाँ रोशन को लगता है डायना की आत्मा को उसके शरीर में आना चाहिए, बदला लेने से क्या फ़ायदा। रोहन डायना से कहता है, मैम अगर तुम बच्चों की भलाई चाहते हो तो प्लीज़ फिर से अपनी बॉडी में आ जाइए और हमारी मदद करें।
रोहन डायना की आत्मा से बातें करता है। डायना शरीर में आती है, उसे होश नहीं आता। तभी यहाँ नैन्सी आ जाती है, जो डायना को मारने के लिए आई थी। वो एंटी वायलेंस की मशीन लगाकर आई थी। वो यहाँ एक बहुत बड़ी मात्रा में वॉल्यूम चालू कर देती है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ अवंतिका, रोहन बहुत परेशान होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी रोहन पियानो पर वही म्यूजिक बजाने लगता है जो डायना बजाकर बच्चों को संपर्क करती थी। यहाँ बच्चे आकर अपनी शक्तियों से नैन्सी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ डायना की बॉडी अकड़ने लगती है और उसकी बॉडी तुरंत डिकम्पोस्ट होने लगती है, जैसे उन तीनों स्टूडेंट्स की हुई थी। वो बच्चे अवंतिका को डायना की जान बचाने के लिए पुकारते थे। उनको उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। जो हमने सीन देखा था, अवंतिका का हाथ कोई पकड़ रहा हो, ऐसा दिखा था। तो ये वही बच्चे थे जो अवंतिका की हेल्प मांग रहे थे। सब कुछ ठीक होता है। लास्ट में हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन दिखता है जहां डायना ठीक हो गई थी। उस लाइब्रेरी की जगह फिर से चर्च शुरू हो गया था। यहाँ फिर से चर्च ने चैरिटी शुरू की थी। स्पेशल चाइल्ड को अडॉप्ट कर कर उन्हें म्यूज़िक के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट जारी किया था और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। लास्ट में रहा वो सिंबल का क्या था? तो ये जो सिंबल था वो जहाँ नैन्सी उन बच्चों पर ट्रीटमेंट करती यानी रिसर्च करती थी, तो वहाँ से वो सिंबल दिखाई देता था। वो बच्चे खुद की इंडिपेंडेंस चाहते थे, यानी उन्हें नैन्सी से मुक्त होना था, पर नैन्सी उन्हें परेशान करती थी। इसीलिए उन 3 स्टूडेंट्स को जब उन्होंने मारा था तो ये उन्होंने मुक्ति का सिंबल बनाया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले कहानी के साथ।